नाजरीन, पाकिस्तान कल हार गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल पाकिस्तान एक नई फॉर्म के साथ, एक नई पावर के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ उतरेगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को थोड़ी मुश्किल पेश आती है जरा पिच अंडरस्टैंड करने में, थोड़ी सी कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने में। लेकिन हम किसी से कम नहीं है भाई, तुम जीतो या हारो तो हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम जीतोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी स्लोगन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेयर्स कल बहुत बहुत अच्छा खेलेंगे। नाज़रीन, इसके बारे से मजीद बात ये करना चाहूंगी कि बाबर आजम पर भी काफी बात हो रही है, लेकिन आजम खान पर भी काफी बात हो रही है। उनकी फिटनेस को लेकर बात हो रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि आजम खान परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब देखना यह है कि क्या आजम खान हमारी टीम में स्टे करते हैं, क्या कोई तब्दीली आती है, क्या बैटिंग ऑर्डर में कोई तब्दीली आती है या नहीं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, हमें आगाह करेंगे आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीर अब्जिशान। नाजरीन, दूसरी जानिब आपके कमेंट्स को हमारे साथ शामिल करने के साथ साथ बड़ी मजे की अच्छी अच्छी खबरें भी हमारे साथ शामिल करेंगी आपकी फेवरेट रिदा जैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आप दोनों खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये नजरों ही नजरों में क्या बात हो रही है? ये बड़ा ऐसे से टीडी टीडी नजरों से देखा जा रहा है। कुछ भी नहीं मेरा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मीर। हाफिज साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपके फेवरेट बॉलिंग कोच उमर गुल, उनका एक इजहार आया। उन्होंने कहा कि बाबर ने कीवीज के खिलाफ जिस अंदाज से बैटिंग की है बहुत खुश आइंद है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बाबर पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं। जब भी वो टीम का हिस्सा है तो पोस्ट मैच में पाकिस्तान हारे या जीते, कोई भी जाएगा तो उससे बाबर के बारे में सवाल तो ज़रूर होगा। खुश आइंद है उनकी बैटिंग। और अब देखें ना, ये बड़ी यहाँ पर आपको ना एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि कहते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं। शाहीन अफरीदी ने कहा ये पाकिस्तान का बेस्ट ओपनिंग पेयर है, आपने उसी बेस्ट ओपनिंग पेयर को तोड़ा, ठीक है। आप ये कहते हैं। फिर शाहीन ने कहा कि ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उमर गुल ने भी कहा कि आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। देखिए, विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से 100 नहीं बन पा रहा था, वो अपने रन्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे ज्यादा, और खासी खासी तनकीद का मुश्किलात का भी उनको सामना रहा। आप देखेंगे एक खिलाड़ी अगर 80 के करीब इंटरनेशनल 100 कर चुका हुआ है, 100 सेंचुरियों की तरफ बढ़ रहा है, और वो अपने मुकर्रर करदा मायार के ऊपर खेल नहीं पा रहा, तो लोग उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये क्रिकेट ऐसा ही बेरहम सा खेल है, लोग ये हंसाती कम है, रुलाती ज्यादा है। तो इसी तरीके से जब बाबर आजम इन दिनों उस अपने स्पेशल टच में नहीं है जो उनका होता है, अगर आप कल भी उनकी इनिंग्स का आगाज देखें तो वो कंफर्टेबल नहीं थे इतने ज़्यादा, बॉल मिडल नहीं हो रहा था और रन्स आसानी से वो नहीं निकाल पा रहे थे। अगर वो क्रीज ऑक्यूपाई करेंगे तो डेफिनेटली वो रन्स करेंगे, उनकी स्किल्स हैं इतनी ज़्यादा, वो शानदार बैटर हैं। दुनिया भर में अगर आप देखते हैं तो उनकी सलाहियतों को माना जाता है। उमर गुल ने भी कहा है कि ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। अब पाकिस्तान की ना इन दिनों जब हम क्रिकेट बिलखुसूस T20 फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं तो लोग शायद जज्बाती ज़्यादा हैं, और लोग शायद किसी के साथ जज्बाती अंदाज में जुड़े हुए हैं, या किसी एक की नफ़रत में किसी एक के साथ मोहब्बत करते हैं, या किसी एक की मोहब्बत में किसी के साथ नफरत करते हैं। ये प्रोफेशनल खेल है, पेशा वाराना लोगों का खेल है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है, और आपने परफॉर्मेंस देनी है तो आपने रहना है, वरना आपने नहीं रहना। आप कोई भी हैं, ठीक है। यहाँ पर वसीम अकरम भी, उनका भी फिटनेस टेस्ट होता रहा है, यहाँ पर शोएब अख्तर का भी फिटनेस टेस्ट होता रहा है, यहाँ पर जावेद मियादाद की भी दौड़ लगती रही है टीम में आने से पहले। ऐसे ही है। दुनिया के अजीम पाकिस्तान के ही नहीं, दुनिया के अजीम खिलाड़ी। अभी चंद दिन पहले रविचंद्रन अश्विन ने भी जावेद मियादाद की बात की थी ना। शोएब अख्तर की आज भी दुनिया के तमाम अजीम खिलाड़ी जो उनके साथ खेले हैं, जब भी बात करते हैं तो वो उनके बारे में कैसी गुफ्तगू करते हैं आप सुन लें। वसीम अकरम के बारे में जब कोई उनके दौर के और आज के खिलाड़ी भी अगर बात करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितनी उनकी इज्जत है दुनिया क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो उस वक्त फिर आपके लिए मसाइल भी होते हैं। अब बाबर अपने बैटिंग ऑर्डर से हटे T20 में, वो 1 डाउन पे आए, और वहाँ पर जो जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, इब्तदाई तौर पर अगर आप देखते हैं तो जो रिक्वायर्ड चीज़ें थीं, मतलब जो जिस अंदाज से बैटिंग की ज़रूरत थी वो उस तरीके से नहीं कर पाए। अब बाद उनका एक अंदाज ही खेलने का ये है, जब वो ओपन भी कर रहे होते हैं ना T20 में, तो पाकिस्तान उतने ही रन्स बनाता है जितने कि पावर हिटर्स की मौजूदगी में बनाता है, बल्कि इन दोनों की मौजूदगी में मेरा ख्याल ज़्यादा आसानी से बनाता है, मतलब स्टेबिलिटी के साथ कर लेता है। अब खपत है T20 क्रिकेट का, खपत है पावर हिटिंग का, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने तरीक़ाकार को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बाबर और रिजवान की जो एबिलिटी है उससे हमें बेहतर अंदाज में
फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है कि हम कैसे उठा सकते हैं। अगर साइम अयूब और रिजवान ओपन कर रहे थे और पावर प्ले में ही थे, तो पावर प्ले में ही तो आपने पावर हिटिंग या जो हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की है या बड़े शॉट्स के लिए आपने उनके पैर को तोड़ा है। और अगर साइम आउट हो गए हैं तो आपने बाबर को भेज दिया वन डाउन, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप उनको ओपन ही भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये बड़ी टेक्टिकल चीज़ें हैं जब आप एक सेट ओपनिंग पेयर को, जो कि उसके खेलने का अपना एक अंदाज है। बाबर को आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर उसके 25-30 बॉलों पर 35-40 रन थे तो वो बाद में कर सकते हैं, उन्होंने बाद में किए हैं। लेकिन अब जब आप एक सेट ओपनिंग पेयर से हटकर दूसरी तरफ गए हैं तो फिर आपको उसके बाद पेश आने वाले असरात जो हैं उसको भी ज़हनी तौर पर तैयार रखना है। और आपने देखना है कि अगर हम बाबर को पावर प्ले में खिलाना ही नहीं चाहते हैं और अगर आपकी विकेट जल्द गिर जाती है तो फिर आप पावर प्ले में बाबर को क्यों भेजते हैं? फिर तो वो ओपन भी जा सकता है ना। बिल्कुल तो फिर आपको फखर जमान की तरफ तो देखना चाहिए था ना कि अगर आप एक खास किस्म की क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो फिर आप वन डाउन में भेज देते आजम खान को। बिल्कुल सही। ठीक है, आप पावर हिटर के तौर पर आप भेज देते फखर जमान को। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट इस सारी सूरत हाल में आगे कैसे बढ़ती है, कि क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। बाबर और रिजवान की जो सलाहियतें हैं T20 क्रिकेट में बैटिंग की, उनसे फ़ायदा किस तरीके से उठाते हैं और उसके साथ साथ जो तजर्बात वो करना चाहते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो टैक्टिकली ठीक होते हैं या नहीं होते हैं, उनसे पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा होता है या नहीं होता है। लेकिन ये बात तय है कि जिस अंदाज से साइम अयूब ने अपने कल बैटिंग की है वो यकीनी तौर पर इसी तरीके से आप देखें जब टेस्ट मैच में उनके पहले इनिंग्स में डेब्यू की जो इनिंग्स थी जिसमें वो 0 पर आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में जब वो खेलने के लिए आए टेस्ट मैच की, आप देखें कि जिस अंदाज में उन्होंने पैट कमिंस को चार्ज किया था, कल भी उन्होंने अपने जो शॉट्स हैं, बुनियादी तौर पर अगर आपके पास शॉट्स की रेंज आपके पास ज़्यादा होती है ना तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, बॉलर कौन है, मतलब 150 है 140 है, कितना ही अच्छा क्यों नहीं है, अगर आपकी शॉट्स की रेंज ज़्यादा है तो आप उसको आसानी से खेल सकते हैं। मतलब एक शॉट ऐसा है कि अगर आपके बाहर है तो अगर आप स्क्वेयर ऑफ द विकेट अच्छे नहीं हैं तो आपको उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो उसी बॉल को पॉइंट के ऊपर से भी खेल जाता है। ठीक है, एक बॉल उसको सामने आएगा, बैट्समैन कुछ कोशिश करेंगे कि शायद उसको सॉफ्ट हैंड के साथ ड्राइव की तरफ जाएं या थोड़ा गैप में कोशिश करने, वो उसको उठा देता है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वो आपको छक्का मिल जाता है। आप उसको थोड़ा सा टांग के ऊपर बॉल करेंगे, उसमें ये एबिलिटी भी है कि उसको वो फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री के बाहर से फेंक सकता है, तो उसकी शॉट्स की रेंज अच्छी है। कल वो रन आउट हो गए बदकिस्मती से, उतना ज़्यादा जितनी अच्छी वो क्रिकेट खेल रहे थे, अगर 2-4-5 ओवर्स और खेल जाते तो पाकिस्तान के लिए टोटल निस्बतन आसान हो जाता। लेकिन उसके बाद जो इस सोडी का कैच था जिसमें उन्होंने फखर जमान को आउट किया, वो एक मेरा ख्याल है कि जो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का वो वही था, क्योंकि इस मैच को अगर पाकिस्तान 250 से ज़्यादा रन चेस करने की तरफ जा रहा है और अगर फखर लंबे रन नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए जीतना मुश्किल था ही, बहुत ही मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल था। और वैसे भी इंटरनेशनली मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग कभी 200 तक का टारगेट पूरा कर पाए नहीं। बाबर और रिजवान ने चेस किए हैं, पाकिस्तान ने अपनी T20 की क्रिकेट की तारीख में जितने भी बड़े चेस किए हैं वो बाबर और रिजवान की मौजूदगी में किए हैं। 7 मरतबा तो इनकी जो है वो पार्टनरशिप्स हैं 100 से ज़्यादा की, बिल्कुल ऐसे ही है, जो इन दोनों ने की हैं। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पाकिस्तान में या कहीं पर किसी जगह पर 208 या 10 रन का कोई एक टारगेट था, हाँ 200 से ज़्यादा का था, वो चेस किया था पाकिस्तान ने इनकी मौजूदगी में। पाकिस्तान की अगर आप 2-3 साल की बिलखुसूस T20 क्रिकेट में इन दोनों की परफॉर्मेंसेस देखते हैं ना तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हैं इतनी आसानी के साथ, हाँ सोच में फ़र्क आ सकता है ना। मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं इसी ओपनिंग पेयर के साथ जीत सकता हूँ तो मैं इनके इर्द गिर्द बैटिंग को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। एक सोच ये है कि हम इनके साथ नहीं खेलना चाहते हैं, हम इनको थोड़ा इनके अलावा और लोगों को जो कि एक्सप्लोसिव बैटिंग की तरफ आप जाना चाहते हैं ना तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर उनके ओपनिंग पेयर को, ये भी एक मतलब डिबेट है ना, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप तजर्बात की तरफ जाते हैं, उनकी सलाहियतों से तो आप नहीं कर सकते इख्तलाफ। आप देखेंगे पाकिस्तान ने 152 किया था अगेंस्ट इंडिया दुबई में, 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता था। वो कोई इतना आसान मैच तो नहीं था, हाई प्रेशर गेम होता है। लेकिन अब ये अगर ये सोचा है कि हमने इनके साथ, अब चूंकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर साइम या इस तरह के दूसरे खिलाड़ी ज़्यादा बहुत बेहतर खेल रहे हैं और वो आपकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो आप उनको मौका दे सकते हैं।
साइम वैसे नंबर 3 पर भी उतने अच्छा खेल सकता है, लेकिन अब ये है कि आप पावर प्ले का ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपने इनके साथ किया है कि बाबर को 1 डाउन लेके आए हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में अगर आपको ये अब टीम मैनेजमेंट का काम है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 225 की चेज़ में ऐसा नहीं है कि बाबर 15 ओवर्स के बाद शॉट्स नहीं खेल सकता, लेकिन अब जो एक चीज़ है वो ये है कि उनको अपनी फिटनेस के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। जितने ज़्यादा वो फिट होंगे वो उतने ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं।